हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ टूल्स। आज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ टूल्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी को कभी कोई पैसा उधार दिया था, ट्रस्ट में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, और अब जब आप अपना पैसा मांग रहे हैं तो आपको अपना पैसा वापस नहीं कर रहा है, आपको इधर उधर के बहाने बता रहा है, आपको अब ये लगने लगा है कि आपका पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन जब आपने बहुत फोर्स करके उससे अपना पैसा मांगा तो उसने आपको एक पोस्ट डेटेड चेक इशू कर दिया कि आप इस चेक को जब बैंक में लगाएंगे तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। लेकिन जब आपने वो चेक बैंक में प्रेजेंट किया तो अनफॉर्चुनेटली वो चेक बाउंस हो गया और आपको आपका पैसा नहीं मिला। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे कंडीशन में एक जो जनरल एडवाइस दी जाती है, हम भी अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं कि आप 138 एनआईए एक्ट का केस फाइल कर दीजिए। ये तो आपको करना ही करना है और ये हर एक चेक बाउंस के केस में ज्यादातर क्लाइंट्स करते भी हैं। लेकिन एडिशनली आप क्या कर सकते हैं कि आपका पैसा रिकवर होने की चांसेस और बढ़ जाएं, और आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि आपको 138 एनआईए एक्ट के साथ और उसके अलावा और कौन सा केस फाइल करना चाहिए जिससे आपकी पैसे की रिकवरी की एश्योरेंस जो है बहुत हद तक बढ़ जाए। आपको ऑर्डर 37 सीपीसी के अंदर एक समरी सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी भी फाइल करना चाहिए। ऐसा मैं आपको फाइल करने के लिए क्यों कह रहा हूं? 138 के साथ साथ पैरेलली भी आप इस केस को क्यों फाइल करें? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 138 एनआईए एक्ट का जो केस होता है वो जब तक कंप्लेनेंट अलाइव है, जब तक कंप्लेनेंट जिंदा है तब तक वो चलेगा, कोई डाउट नहीं है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस होता है और जब तक कंप्लेनेंट अलाइव है तब तक वो उस केस को फाइट कर सकता है। लेकिन अगर कंप्लेनेंट को कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है, कंप्लेनेंट किसी कारणवश अलाइव नहीं रहता है, तो 138 का केस आगे परस्यू नहीं हो सकता है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो कंप्लेनेंट है उसके लीगल लेयर्स उस केस को आगे परस्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्डर 37 सीपीसी का केस भी पैरेलली ही फाइल कर देते हैं तो उस केस में लीगल लेयर्स उस केस को आगे परस्यू कर सकते हैं और आपके पैसे की रिकवरी को आपके लीगल लेयर्स करा सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि 138 एनआईए एक्ट के केस के साथ साथ आप ऑर्डर 37 सीपीसी का केस भी फाइल कर दें। दोनों केस को पैरेलली चलाएं जिससे अक्यूज के ऊपर ज्यादा प्रेशर भी बनेगा और अक्यूज आपके पैसे वापस कर देगा। इस बात के चांसेस भी बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपका कोई चेक बाउंस हो तो चेक बाउंस होने के तुरंत बाद सबसे पहले तो आप 138 एनआईए एक्ट का केस फाइल करें। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो लिमिटेशन है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, क्योंकि जिस दिन आपको रिटर्निंग मेमो मिला उससे 1 महीने के अंदर अंदर आपको सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस देना होता है, जिसमें आप उसको 15 दिन का टाइम देते हैं कि वो आपके पैसे को रिकवर कर दे। अगर वो रिकवर नहीं करता है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपका टाइम होता है कि आप उसके अगेंस्ट अंडर सेक्शन 138 एनआईए एक्ट केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो सिविल सूट है, ऑर्डर 37 के अंदर जो रिकवरी सूट है, उसका जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो 3 इयर्स का होता है। 3 साल के तक जो ड्यूरेशन है उसमें आप कभी भी ऑर्डर 37 सीपीसी का केस उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं और अपने पैसे की रिकवरी करा सकते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आगे से या आपके किसी भी रिलेटिव के साथ, किसी भी फ्रेंड के साथ इस तरह की कोई घटना हुई है तो सिर्फ एक नहीं 2 केस फाइल करें। एक ऑर्डर 37 सीपीसी और दूसरा 138 एनआईए एक्ट। तो इसी तरह के और लीगल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें लॉ टूल्स।